प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी कोई? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी कोई मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं उम्मीद करता हूं आप एकदम हंस रहे होंगे, मस्त रहेंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास स्टार्ट हो रहा है और आप अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर के बैठ जाओ। पेन पेपर भी साथ में रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताएंगे ना। जो जो चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स आएगा उसको लिखना पड़ेगा। जी हाँ, आज जबरदस्त चैप्टर होने वाला है। आपके रोम रोम में क्रांतिकारी विचार आ जाएंगे आज। यस, मतलब आज हम लोग जिनको अध्ययन करने जा रहे हैं ना, वो कोई परिचय का मोहताज नहीं, वो क्रांतदर्शी। क्या बात है जी, वो क्रांतदर्शी नेता। ये भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का एक संभाषण संपूर्ण क्रांति हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक बार सभी कोई प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। आपका जो भी ग्रुप है, व्हाट्सएप जो भी चीजें हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां पे भी हो, अपने दोस्तों तक पहुंचा दो ताकि वो फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर ले। फिर हम लोग आज मचाते हैं धमाल और मजेदार करते हैं पढ़ाई। एक बार सभी बच्चे बता दो कि ऑडियो वगैरह क्लियर है सब? यस, व्हाट्सएप क्लियर है। व्हाट्सएप नहीं, ऑडियो क्लियर है। व्हाट्सएप तो क्लियर है ही आपका, है ना? चलो बच्चों, मैं जरा पानी पी लूं। यस, सभी कोई शेयर कर दो प्लीज फटाफट से, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। जयप्रकाश नारायण जी के बारे में बच्चों पढ़ते हैं। एकदम जोश के साथ, एनर्जी के साथ आप अपने चेहरे पर स्माइल रखिएगा। बाकी पूरा सेशन हंसाने की जिम्मेवारी हमारी है। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पेन पेपर लेकर बैठे रहिए। जो जो बताएंगे, बोलेंगे, लिखने के लिए फटाफट से नोट करते चलना, क्योंकि अनुभवी जिंदगी में बहुत मिलती है पर नोट करने का समय बहुत कम मिलता है। जयप्रकाश नारायण जी, इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार और उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ एक गांव सिताब दियारा। कई बच्चे वहां से देख भी रहे होंगे, सारण डिस्ट्रिक्ट से भी होंगे। सिताब दियारा गांव की धरती से जन्म लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। हमें गर्व होता है कि हम बिहार की उस धरती से हैं जहां से राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हुए, जहां से लोकनायक जयप्रकाश नारायण हुए, जहां से विद्यापति कवि, मैथिली कवि विद्यापति जी, जिनकी रचना पुरुष परीक्षा, और पुरुष परीक्षा का एक अंश आप भी पढ़े होंगे, अलस कथा, बड़ी ही मतलब मजेदार है। मैथिली कवि विद्यापति जी की रचनाएं तो अनगिनत है, उसमें हम एक उनका जो रचना है संग्रह पुरुष परीक्षा का अध्ययन किए हैं। बड़ा ही मतलब उसमें सीख है, और उसका एक छोटा सा अंश आप ही पढ़े हैं, अलस कथा। आज हम लोग जयप्रकाश नारायण जी का दिया हुआ संभाषण, पटना के गांधी मैदान में जो संभाषण ये दिए थे ना, और उसी 1974 की छात्र आंदोलन को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। अगर आप अपने परीक्षा में बेहतर अंक लाना चाहते हैं, एक एक ऑब्जेक्टिव पर पकड़ बनाना चाहते हैं, बेहतर अंक आएगा आपका, तो आपको ये पूरा सेशन बारीकी से समझना पड़ेगा, मजे से सुनना पड़ेगा। क्या बात है। कौन है जी? ये बोल रहे हैं, मैं इनका नाम जरूर लूंगा, कुशल कुमार सर। हम तो 17 फ्रेंड्स को शेयर कर दिया है। क्या बात है, लव यू, लव यू आपको, आप सभी को लव यू। 8 अक्टूबर 1979 को इनका निधन हो जाता है। बचपन का नाम इनका बाउल। नोट करो, जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम क्या था? बाउल था। बड़े होने पर जेपी के नाम से जाने गए, प्रसिद्ध हो गए, और अपनी जन पक्षधरता के कारण इनको लोकनायक के नाम से जाना गया। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी का एक और नाम था जेपी। क्या नाम था बच्चों? जेपी। मैं यहां पे नोट कर देता हूं कि आज हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। वेयर इज मार्कर? यस, ओहो भैया, आज हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों संपूर्ण क्रांति। क्या पढ़ रहे हैं? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति, यस, संपूर्ण क्रांति हम लोग लिख लिए।
और इसके रचनाकार हैं जयप्रकाश नारायण, लेखक। अक्षर तो बिल्कुल समझ आएगा। इनकी मम्मी का नाम था फूल रानी और पिताजी का नाम था हर्षुदयाल। याद रखना है बच्चों। पत्नी का नाम था प्रभावती देवी और प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री प्रभावती देवी इनकी पत्नी थी, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी की। और इनके ससुर जी का नाम था ब्रज किशोर प्रसाद, यानी कि इनकी पत्नी के पिताजी थे ब्रज किशोर प्रसाद जी। आरंभिक शिक्षा इनका घर पे ही हुआ, फिर पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिल हुए। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि मैं इनका लेखक का परिचय के लिए अलग वीडियो बना दूंगा, आप टेंशन मत लेना। हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को समझते हैं। संपूर्ण क्रांति डायरेक्ट चैप्टर, लेखक परिचय अलग से करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। देखिए इस चैप्टर के अंदर छात्र आंदोलन, देश के भविष्य का बागडोर किसके हाथ में था, उस समय की परिस्थिति और चुनावी माहौल को लेकर के जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो भी प्रयास किए गए वो काफी सराहनीय हैं और ये स्मरणीय भी, अविस्मरणीय, मतलब आप कभी भूल नहीं सकते हो इसको। बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, जब ये भाषण देते हैं ना, गरजते हैं, देखो स्टेज पे खड़ा होकर कैसे बोलते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। सोच लो, ये गांधी मैदान के मंच पर खड़ा होकर के जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं, बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों एवं बहनों, अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, सुनाना तो वो चाहते थे, मुझसे पूछा गया कि वह कविता सुना दे कि नहीं, मैंने स्वीकार किया। मतलब इनके भाषण से पहले कोई रेणु जी थे, उन्होंने अपनी कविता सुनाई और ये बात अब बोल रहे हैं कि मुझसे पूछा भी गया, मैंने स्वीकार किया। लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियां और अभी हाल की बहुत दुखद स्मृति को जागृत कर दिया है। यानी कि रेणु जी की जो कविता हमने पढ़ा, कविता हमने सुना, वो हमारी बहुत सारी यादों को, बहुत दुखद दुखद स्मृतियों को, यादों को उजागर कर दिया वो कविता। इससे हृदय भर उठा है, मेरी आंखें लगभग ऐसा लग रहा है कि नम हो चुकी है। ये मैं नहीं, ये जयप्रकाश नारायण जी भाषण में बोल रहे हैं बच्चों। आपको शायद मालूम ना होगा, बिहार प्रदेश के सभी जनता जनार्दन, असंख्य नागरिक भाइयों एवं बहनों, मैं बोल रहा हूं, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि जब मैं वेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था ना, तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। नोट करो इस लाइन को। लेखक जब वेल्लोर अस्पताल के लिए जा रहे थे ना, तो मद्रास में अपने मित्र के पास 2 दिन रुके थे। कितने दिन? 2 दिन। और मित्र का नाम क्या था? ईश्वर अय्यर। वहां दिनकर जी मिले थे, वहां गंगा बाबू मिलने आए थे, बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे। और दिनकर जी बड़े खुश दिखे, प्रसन्न दिखे। उन्होंने अभी हाल की अपनी कुछ कविताएं हमें सुनाई और मुझसे कहा कि नारायण जी, आपने जो आंदोलन शुरू किया है ना, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, उन सब की पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आवाहन में, देश के तरुणों का आपने जो किया है, मैं देखता हूं। तब तक तालियां बजने लगी। तालियां मत बजाइए, ताली बजाने का बिल्कुल समय नहीं है। इतना बात कहते हैं ना, जयप्रकाश नारायण जी भाषण में बताते हैं कि जब मैं वेल्लोर अस्पताल के लिए गया था, मद्रास में मैं अपने मित्र ईश्वर अय्यर के पास 2 दिन रुका था। वहां हमको मिलने के लिए दिनकर जी आए थे, गंगा बाबू जी थे। गंगा बाबू तो हालांकि साथ ही रहते थे। बड़ी खुश थे हो दिनकर जी। दिनकर जी कुछ कविता भी सुनाए और हमसे बोले कि नारायण जी, जयप्रकाश नारायण जी, जो आपने आंदोलन किया, ये कदम बढ़ाया है ना, शुरू किया है ना, भाई मेरी बहुत जो आशाएं लगी थी, इसमें सब हो जाएंगी पूरी। जो आपने देश के लिए ये करने जा रहे हो या किए। तालियां बजने लगी तो जयप्रकाश नारायण जी माइक में बोलते हैं कि तालियां हरगिज न बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए। बहुत तालियां बज गई। दूसरों के लिए खूब ताली बजाते आए हो, कभी अपने लिए ताली बजाओ तो माने। एक पॉइंट हमारी तरफ से था, नोट कर लेना जीवन में अपना। अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूंगा, वे विचार हुंकारों से कम नहीं होंगे, हुंकार से भरे होंगे। क्रांतिकारी होंगे वे विचार, जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोलियां खानी पड़ेगी, लाठियां खाना पड़ जाएगा,
जेल भी जाना पड़ा जा सकता है, जमीनों को जब्त भी किया जाएगा। ये सब होगा। यह क्रांति है मित्रों, यह संपूर्ण क्रांति है। जो मैं कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। मैं हुंकार नहीं भरूंगा, लेकिन जो भी मैं अपना विचार दूंगा ये हुंकार से कम नहीं होंगे। यह क्रांति है, यह संपूर्ण क्रांति है। इसमें जमीनों को जब्त किया जाएगा, कुर्क जब्ती होगी। कुर्की जब्ती समझते हो ना? जब्त किया जाएगा जमीनों को, लाठी डंडे सब चलाए जाएंगे, गोलियां चलाई जाएंगी। हो सकता है आपको कष्ट सहना पड़े, बलिदान करना पड़े खुद को। यह कोई विधानसभा का विघटन का आंदोलन नहीं है, वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है। दूर जाना है, दूर जाना है। अभी जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है उस स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी हैं, जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी, बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली का निशाना बने या तो फांसी पर लटकाए गए, जिस स्वराज्य के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों को भरती रही है। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि न जाने अभी कितने मीलों इस देश की जनता को चलना है, क्योंकि इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए लाखों युवकों ने अपनी जान गंवा दी। भारत मां के सपूत अपने जान की बाजी खेल गए। न जाने कितने लोग फांसी के फंदे पर लटक गए। लेकिन हमारा देश कहां जा रहा है? संभलना होगा, आगे बढ़ना होगा। आज 27-28 वर्ष के बाद जो स्वराज्य है उसमें जनता कराह रही है। आजादी के बाद 27-28 साल हो गए ना, आज भी जनता कराह रही है। ये जब का चैप्टर है तब की बात बता रहा हूं, जब का भाषण है। भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं जनता का निकलता है बगैर घूस दिए, बगैर पैसा चटाए। चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट हो, कोई भी हो, बिना घूस का कोई काम नहीं कर रहा है, बिना रिश्वत का। सरकारी दफ्तर में, बैंक में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें भी जहां भी हो रिश्वत के बगैर काम जनता का नहीं हो रहा है। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है, सिर्फ जनता को दबाया जा रहा है। जनता दूधमुई बच्ची है क्या कि जब रोते हो दूध पिला दो चुप हो जाएगा? क्या समझ रखे हो जनता को? शिक्षा संस्थान भ्रष्ट हो रही है, हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, जीवन उनका नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है, यह गुलामी की शिक्षा। शिक्षा पाकर दर दर ठोकरे खाना नौकरी के लिए, कैसी शिक्षा का क्या महत्व? नौकरियां तो मिलती नहीं, दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है, गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों से। नारे तो जरूर लगते हैं पर गरीबी कम कहां हुई, गरीबी तो बढ़ती जा रही है। तो मित्रों ध्यान से सुनना, आज की स्थिति यह है। जी हां, और इस स्थिति में वहां दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्द सुनाए थे, बड़े हमारे हृदय कांप गए। जब मैं मद्रास में था, वेल्लोर अस्पताल गया था ना, दिनकर जी से जब मुलाकात हुई तो इन सारी बातों पर दिनकर जी ने हमें कुछ लाइन सुनाई थी, और वह हमारे हृदय को एकदम कचोड़ दिया कस के। और उसी रात जब विदा हुए, उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका, जो कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, नोट करो ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, इंडियन एक्सप्रेस का मालिक कौन था? रामनाथ जी गोयनका। वो घर पर मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा दिनकर जी को। दिनकर जी को रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उसको अस्पताल पहुंचाया गोयनका जी ने। रामधारी सिंह दिनकर को 3 मिनट के अंदर पहुंचाया गया अस्पताल। विलिंगडन नर्सिंग होम शायद उसे कहते हैं। कहां पर? विलिंगडन नर्सिंग होम में इनको पहुंचाया गया था। वहां पर सारी व्यवस्था थी, सारा इंतजाम था। पटना का अस्पताल रहता तो पता नहीं 3 घंटे में भी जा पाते या नहीं जा पाते, क्या पता, लेकिन वहां 3 मिनट में सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर के तैयार थे। लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया। उसी रात उनका निधन हो गया। ऐसी चोट लगी, उनकी यह कविता सुन के उनका वह सुंदर सौम्य जोशीला चेहरा याद आ गया। आज मैं यहां से बोल रहा हूं ना, उनको याद कर रहा हूं, हमारे उनकी सारी चीजें याद पड़ रही है। आज लगता है हमारे 2 मित्रों की कितनी कमी है।
आज भाई बेनीपुरी जी होते, उनकी लेखनी में जो ताकत थी ना, आज के जुलूस का, आज की सभा का जो वर्णन वह देते, एक एक शब्द में अंगार होते उनके, बेनीपुरी जी के। पर अफसोस कि वो नहीं है। दिनकर जी, अफसोस कि वो भी नहीं है, क्योंकि वो भी जो कविता लिखते हैं ना भारत के नव निर्माण के लिए, युवकों को, देशों को और छात्र को, क्या बताएं, बड़ी कमी खल रही है इन दोनों की। तो मित्रों ध्यान से सुनो, इतनी बातें तो हो गई, ये स्मृतियां तो जगी है, ये यादें जगी है, और इनका भार भी हमारे हृदय पर है, आपके हृदय पर भी होना चाहिए। मैं तो थक गया हूं, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई है, और मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया है। हमारे कंधों पर जो जिम्मेवारी आई है ना, मैं इस जिम्मेवारी को मांग करके नहीं लिया। तरुणों से, छात्रों से बराबर कहता रहा हूं, सबसे कहता रहा हूं, क्या किसका कॉल आ गया भाई, कहता रहा हूं कि जब पहला हमने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी का, यूथ फॉर डेमोक्रेसी का, कि लोकतंत्र में युवकों का क्या रोल है, यह हमने जो बताया था उसमें लिखा था, और उसके बाद बराबर कहते रहा हूं, संचालन समिति में बहस भी करता हूं कि देखो हम तो बूढ़े हो गए, हमारी सलाह ले लिया करो यार, हम दूसरी पीढ़ी के हो गए, आप नई पीढ़ी के लोग हो, देश का भविष्य आपके हाथ में है, उत्साह है आपके अंदर, जोश है आपके अंदर, शक्ति है आपके अंदर जवानी है, आप नेता बनिए, मैं आपको सलाह दूंगा। तो छात्रों ने कहा कि जयप्रकाश जी, मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आप इतनी बात तो कह रहे हैं, मार्गदर्शन तो दे रहे हैं, सुनिए मैं सारी बात बता रहा हूं आप सभी को, जो भी यहां जनता जनार्दन बैठी हुई है सबको, कि उन सभी छात्रों को मैं ये बात कहा, लेकिन छात्रों ने कहा कि जयप्रकाश जी, मार्गदर्शन से काम चलने वाला नहीं है, आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। लेकिन मैं स्वीकार नहीं कर रहा था, मैं टाल रहा था, टालता रहा, लेकिन अंत में वेल्लोर जाते समय मैंने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया, मान लिया इस बात को। स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया अपनी अयोग्यता का, और नम्रता पूर्वक यह स्वीकार किया, परंतु छात्रों से भी, आप सबसे भी यह अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है, कि मैं नेता हूं, उसके लिए नेता नहीं बनना था मुझे सामने खड़ा करके और कोई हमें डिटेक्ट करे, बताए पीछे से कि क्या करना है। जयप्रकाश नारायण को अगर कोई ये बताए ना पीछे से कि तुम्हें क्या करना है, तो मैं इस जिम्मेवारी को कल छोड़ देना पसंद करूंगा। जो भी है सोच विचार के, मुझे कोई पीछे से नहीं बताएगा कि जयप्रकाश नारायण जी आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, ये कोई डिटेक्ट करेगा तो भैया मैं इस जिम्मेवारी को, इस नेतृत्व को कल छोड़ देना पसंद करूंगा। मैं सबकी सलाह लूंगा, ताली मत बजाइए, कोई ताली नहीं बजाएगा, बात सुनिए और बात को समझिए, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की भी बात जितना ज्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, उन सबसे बहस भी करूंगा, समझूंगा, अधिक से अधिक उनकी बात को स्वीकार करूंगा, आपकी बात स्वीकार करूंगा, जन संघर्ष समितियों की बात मानूंगा, लेकिन फैसला मेरा होगा। कौन कह रहा है भाई? जयप्रकाश नारायण जी। एक बार यहां पे स्टॉप लेता हूं और बताओ समझ आ रहा है कि नहीं, फटाफट से प्यारे बच्चों सभी कोई बताएंगे समझ आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना। मैं पानी पी लूं क्योंकि भाषण कब से चल रही है ना। जल्दी 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 प्लीज बच्चों, भाई अपने भारत देश के लिए लिखो, इंडिया आई लव इंडिया, आई लव इंडिया, आई लव इंडिया लिखो। यस, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फैसला मेरा होगा और इस फैसलों को सबको मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा। ध्यान से सुन लो, तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब ये क्रांति सफल होगी जब इतनी बातें चलेंगी, और नहीं तो आपस के झगड़ों में कुछ मिलेगा, ठेंगा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बहस करते रह जाएंगे, पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे और नतीजा क्या निकलेगा कुछ पता चलने वाला नहीं है। आगे की बात सुनिए फटाफट से। बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में हूं, 1921 से
मैं जनवरी के महीने में इसी पटना कॉलेज में आईएससी का विद्यार्थी था। मैं हमारे साथ हमारे निकट के बहुत पड़ोसी के साथ ही थे, सबको छात्रवृत्ति मिल रही थी, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सब अच्छे दर्जे के क्रीम थे, उस समय के विद्यार्थी थे। और हम सब ने एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग किया। असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष यूं ही मेरा जीवन बीत गया। चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था, चूंकि मैं वेरी गुड चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था, सुनिए ये सब सुनने की चीज है, भाव मैं सुना रहा हूं आपको। तो राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री या मित्र जो भी कहिए, मथुरा बाबू उनके जमाता बाबू फूलदेव सहाय वर्मा थे, उनके पास भेज दिया गया मुझको कि फूलदेव बाबू के साथ रहोगे तो लेबोरेटरी में कुछ प्रयोगशाला सीख जाओगे, कुछ काम धाम सीख जाओगे। महामना मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे हृदय में पूजा का भाव है, परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिल होने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी एड मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी। स्वतंत्र नहीं था वह, पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था, तो मैं किसी विश्वविद्यालय में नहीं गया। मैं बिहार विद्यापीठ से आईएससी की परीक्षा दी। नोट कर लो, जयप्रकाश नारायण जी आईएससी की परीक्षा कहां से? बिहार विद्यापीठ से दिए थे। पास तो करना ही था और पास में कर भी गया। उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में था, मैंने स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे। जयप्रकाश नारायण जी किसके भाषण सुने थे बच्चों? स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे बच्चों, ध्यान से सुनो। अमेरिका के बारे में, कोई धनी घर का नहीं हूं, थोड़ी सी खेती और पिताजी नहर विभाग में जिलादार, बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए, नॉन गजेटेड ऑफिसर थे। उनकी हैसियत नहीं थी कि वह मुझे अमेरिका भेजेंगे, पिताजी की हमारी औकात नहीं थी ना कि हमको अमेरिका भेज के पढ़ाएंगे। लेकिन मैं सुना था उसके भाषण में कि अमेरिका में लड़के मजदूरी करके पढ़ सकते हैं। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है मुझे। आंदोलन तो गिराव पर आ ही गया है, चढ़ाव पर था, उतर चुका है। इस बीच अमेरिका से कुछ शिक्षा प्राप्त करके मैं वापस आ जाऊंगा, इसलिए मैं अमेरिका गया। सुन लो प्यारे बच्चों, दोस्तों, साथियों, सभी को ध्यान रखो, यहां जयप्रकाश नारायण जी का स्टूडेंट लाइफ है। आप भी स्टूडेंट लाइफ में सीखना है बहुत सारी बात, यहां से ध्यान रखना। वो अमेरिका गए, उनकी पिताजी की हैसियत नहीं थी कि वो उनको अमेरिका भेज के पढ़ाए। अब सुनिए क्या हो गया। कुछ लोग हैं जो हमारे पता नहीं कि उन्हें किस नाम से मैं पुकारूं। ये भाषण में कह रहे हैं कि जानते हैं आप सब, मैं अमेरिका गया, लेकिन कुछ लोग हैं ना, मैं क्या कहूं उनके बारे में, मैं किस नाम से पुकारूं ऐसे विचार के लोगों को। मुझे आज वर्षों से वो गालियां देते रहे हैं, कितनी गालियां मुझे दी गई है। घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका में मैंने पढ़ा, इसलिए मुझे अमेरिका का दलाल कहा गया। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, जयप्रकाश नारायण जी को कहां का दलाल कहा गया था? अमेरिका का। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार, इसके नारे लगाए गए थे। कितने नीच विचार के लोग थे। मैं चला अमेरिका पढ़ाई करने और इधर माहौल बनाया गया कि गया है वहां गया है दलाली करने निक्सन के पास, क्योंकि उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन जी थे। मित्रों, अमेरिका में बगानों में मैंने काम किया, बगीचों में, कारखानों में मैंने काम किया, लोहे के कारखाने में हम काम किए हैं, जहां जानवर मारे जाते हैं, मैं उन कारखानों में भी काम किया। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पका लेते थे और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। एक कोठरी, स्टूडेंट लाइफ। काम कर करके इन्होंने पढ़ाई की, और कैसा काम? कारखानों में, होटल में वेटर के रूप में काम करते हैं, ये आगे मिलेगा आपको। एक कोठरी में कई आदमी रह लेते थे मिलकर, रुपया बचा लेते थे हम लोग, कुछ कपड़े खरीदने के लिए, कुछ फीस भरने के लिए, और बाकी हर दिन रविवार को भी छुट्टी नहीं मिलती थी, क्योंकि 1 घंटा रेस्टोरेंट में, होटल में बर्तन धो धो करके, वेटर का काम करके कुछ पैसे कमा लिया करते थे। कुछ शाम को, रात को खाना मिल जाता था वहीं पे, दिन का खाना मिल गया। कभी इसी तरीके से हमारी जिंदगी वहां चल रही थी। किराया कहां से? मकान का हमको आए बराबर 2-3 लड़के, कितने वर्षों तक 2 चरपाई थी कमरे में, एक चरपाई पर मैं और कोई ना कोई अमेरिकन लड़का रहता था। इस तरह से हमारी स्टूडेंट लाइफ गुजरी है। इतवार के दिन या कुछ ऑड टाइम में यह जो होटल का काम है उसको छोड़ करके जूते साफ करने का काम, सुसाइन पार्लर में, उससे लेकर के कमोड साफ करने का काम होटलों में करता था। जूता से लेकर कमोड साफ करते थे हम
अमेरिका में जाकर के ये काम कर करके मैं अपनी पढ़ाई वहां पर किया हूं। 3 महीने के बाद मैं असिस्टेंट हो गया डिपार्टमेंट का, ट्यूटोरियल क्लास में लेने लगा, तो कुछ आराम हो गया थोड़ा सा पहले से। इन लोगों से पूछिए, मेरा इतिहास ये जानते हैं और जानकर भी मुझे गालियां देते हैं ये लोग। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार, ये नारे लगवाए गए थे यहां पर, और हमें अमेरिका का दलाल कहा गया था। ध्यान से सुनिए, अमेरिका में विस्कॉन्सिन में मेडिसिन में मैं घोर कम्युनिस्ट था। वह लेनिन का जमाना था और ट्राटस्की का जमाना था। आप इतिहास में पढ़े होंगे, ये पाठ पूरा इतिहास का है। 1924 में लेनिन मरे थे। सवाल पूछेगा लेनिन की मृत्यु, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। बच्चों, यहां से वो घोर कम्युनिस्ट बन करके लौटे थे, लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिला हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ? मैंने जो लेनिन से सीखा था ना, वह यही सीखा था कि जो गुलाम देश है, वहां के जो कम्युनिस्ट है, उनको हरगिज वहां की आजादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। उस लड़ाई का नेतृत्व, जिसको मार्क्सवादी भाषा में बुर्जुआ क्लास कहते हैं, उस क्लास के हाथ में हो, पूंजीपतियों के हाथ में उसका नेतृत्व हो, फिर भी कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए। अपने को कभी आइसोलेट नहीं करना चाहिए, अलग नहीं करना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। मैं जो पहली बात नोट की है आपसे कहने के लिए, वह सरकार के बारे में है। सुन लो, मैं आज कुछ कहूंगा, सभी सुन लो, जितने जनता जनार्दन यहां पर बैठे हैं ना, सब सुन लो भाइयों बहनों, कि पहली बात मैंने जो नोट की है आपसे कहने के लिए, वो सरकार के बारे में। आज से 3 दिन हुए जी, आज से 3 दिन हुए, गफूर साहब मिलने आए थे, बड़ा प्रेम से मिले थे। उसके 2 दिन के बाद चंद्रशेखर बाबू मिलने आए, वो भी बड़ा प्रेम से मिले। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर दीक्षित जी से नीचे सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं। वाह वाह वाह, आए हो लोकनायक जयप्रकाश को लोकतंत्र सिखाने। इनमें से किसी को कोई अधिकार नहीं है कि जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दे। ये लोग आए थे प्रधानमंत्री जी से लेकर के दीक्षित जी तक, सबके सब क्या लोकतंत्र की परिभाषा हमको सिखाने आए हो? लेकिन वे जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं। और इनकी हरकत देखिए, शांतिमय प्रदर्शन था हमारा, शांतिमय जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग आ रहे हैं, कहीं पैदल आ रहे हैं, तो कुछ बस से आ रहे हैं, कुछ ट्रेन से आ रहे हैं, कोई ट्रक भाड़े पर लेकर के आ रहा है, कोई डीजल अपना खरीद करके लेके आ रहा है। जहां तहां इनको रोका गया, इनको पीटा गया, लड़कों को मारा गया, गिरफ्तार किया गया, अचानक कोई कारण नहीं है? और यहां हमसे आकर के सब मीठी मीठी बात कर रहे हो, और पर्दे के पीछे ये सारे काम तुम करवा रहे हो। इन्होंने जिद की कि इस रास्ते से जुलूस नहीं जाएगा। इन लोगों ने जिद किया कि इस रास्ते से जुलूस नहीं जाएगा, इसमें यह खतरा है, इसमें वह खतरा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे मुझे कोई खतरा नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो और शायद उन्हें गोली चलानी पड़े, तो मैंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूं। आंदोलन हमारा किसी दूसरे उद्देश्य से हो रहा है, लेकिन बीच में ये डाइवर्सन हो जाए, रास्ता भटक जाए हम लोग, यह नहीं चाहते हैं हम। तो चलिए, जो आप कहते हैं वही मान लेता हूं। तो ये बिगड़े छात्र, तो ये बिगड़े भी होंगे छात्र लोग। उधर से जाना था, आप इधर से क्यों आए? हालांकि वे उन लड़कों को ले आया और एक दूसरी बिल्डिंग में खड़ा करके, जो लड़के हमारी छात्र संघर्ष समिति के वहां जेल में हैं, उनको जुलूस दिखाने के लिए ले आए थे। मैं नहीं जानता हूं कि अंग्रेजी सरकार के जमाने में भी इस प्रकार का व्यवहार कभी हुआ होगा। हमारे देश के अंदर हमारे देश के लोग हमारे देश के लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पर। मुझे नहीं पता कि अंग्रेजी सरकार के जमाने में भी इस तरह का हरकत वो लोग किए होंगे जितना आप लोग कर दिए हैं। बताइए, लोग रेल से उतार दिए गए, बस से उतार दिए गए, टिकट था उनके पास, बेटिकट लोग थे, उनको उतार लिया अलग। मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट आपने अखबारों में पढ़ी होगी, सारे डिवीजन में क्या क्या नहीं हुआ है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? डेमोक्रेसी की बात करते हैं मेरे सामने। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता को अधिकार नहीं है कि वो अपनी बात को रखे, चाहे वो शांतिपूर्ण सभा करे, जुलूस करे। क्या ये जनता का हक नहीं है लोकतंत्र में?
जहां भी चाहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे। राज्यपाल के यहां जाना हुआ तो लाखों की तादाद में जाए, क्यों नहीं जा सकता। असेंबली के सामने जाए तो उनको पूरा अधिकार है। हिंसा करे कोई तो दूसरी बात है, लड़ाई करे कोई दूसरा बात है, लेकिन जाने का तो अधिकार सबका है ना। क्यों जनता का अधिकार नहीं है ये सब काम करने का? अब कोई इसको आंदोलन समझ जाए, कोई इसको हिंसा कर दे, लड़ाई कर दे, झड़प कर दे, वो अलग बात है, लेकिन हक तो सबका है। हमसे मिलने आए पुलिस के उच्च अधिकारी ने कहा, बड़े उच्च अधिकारी ले, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहां पर, ठीक नहीं होगा, भाषण में ये बात कह रहे हैं वो, कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। किसके मुंह से सुना? दीक्षित जी के मुंह से सुना। वो बड़े पुलिस के अधिकारी कह रहे थे। अरे जब जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा आप सोचते हैं तो जयप्रकाश नारायण के लिए सारा काम क्यों किए? बड़ी मीठ मीठ बतियावे आए हो। उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और सभा होने वाली है, क्यों लोगों को रोकते हैं आप? बड़ी मुहव्वा पे आके मीठी मीठी बतियाते हो, जनता से घबराते हैं आप। जनता के आप प्रतिनिधि हैं, किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप? आपकी हिम्मत की लोगों को पटना आने से रोक ले, आपको हिम्मत की लोगों को पटना आने से रोक ले। उनकी राजधानी है ये, क्यों नहीं आएंगे वो? बिहार के हर जनता की राजधानी पटना में है, पटना आने से आप रोक लेंगे? आपकी राजधानी है, ये पुलिस वालों का देश है क्या? ये जनता का देश है। डूब जाना चाहिए ऐसे लोगों पर, और ऐसे लोगों को ऐसी निष्ठा का व्यवहार करते हुए शर्म नहीं आता? मैं बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं इस मंच से, मैं कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता हूं, लेकिन यह निष्ठा का व्यवहार है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वो लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं। इसे बदलना चाहती है जनता, इसे बदलना चाहते हैं जयप्रकाश नारायण, इसे बदलना चाहते हैं छात्र, इसे बदलना चाहते हैं युवक लोग, और ये बदलेगा, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में आज उठेगा उसका नेता युवक रहेगा, छात्र रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है हमको। वाह, गरज रहे थे जयप्रकाश नारायण जी। जिस मिट्टी का लाल ऐसा हो, उस मिट्टी से कितनी अच्छी सुगंध आएगी। क्या बात है, जय हो, जय बिहार। भाई मेरे समझ आ रहा है तो एक बार बता दो, टेंशन मत लो, हम लोग एकदम अब पहुंच गए हैं अपने तरफ। जल्दी से बता दो फटाफट से, एक बार एक झोंक में तो फिर खत्म ही हो जाएगा। मजा आया? फटाफट बोलो भाई, मेरे पीडीएफ यहां पर, पीडीएफ अभी मत बोलो भाई, अभी चैप्टर का समझो ना। यस, अंत तक रहना है, कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए, हम आपके साथ हैं। इतने गर्मी में पसीने निकल रहे हैं सिर्फ क्योंकि भाषण दे रहे हैं ना अभी। नहीं, मतलब बातों को रख रहे हैं, कोई संदेह नहीं है। स्टार्ट करते हैं मित्रों। एक बात तो यह कहनी थी कि मैं जानता हूं कि डॉक्टर रहमान कहीं इस सभा में बैठे होंगे तो वे चिंता में पड़े होंगे कि इस जोर से बोलने का असर मेरे हृदय पर बुरा होगा, लेकिन मैं भी समझता हूं, अब जरा अपने को बांध कर बोलूंगा। रहमान जी आप कहीं छुप के बैठे होंगे ना, तो मैं डरने वाला नहीं हूं। अभी हाल में मैं वेल्लोर में था, तो हमारे परम मित्र और स्नेही उमाशंकर जी दीक्षित पटना आए थे। उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, साथ साथ कई प्रश्न भी उठाए गए। मेरा उनका बड़ा पुराना संबंध है, 32-33 का जो आंदोलन चला था ना, उसमें वह अंडरग्राउंड बंबई में वह रहते थे ही। उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसको? सदानंद जी को कहा जाता था, जो कि फ्री प्रेस के मालिक थे। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी। इनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है, नोट कर लो ऑब्जेक्टिव में। सदानंद जी ने, जो फ्री प्रेस के मालिक भी थे, उसकी स्थापना भी की उन्होंने, उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था। सदानंद जी ने कहा था, सॉरी, सदानंद जी को फ्री प्रेस का मालिक कहा जाता है। मुझे भी कोई बड़ी पदवी दी थी, पर मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा। मुझे भी पोस्ट मिला था, पर यहां मैं प्रशंसा नहीं करूंगा। उस समय दीक्षित जी से हमारा परिचय और हमारी घनिष्ठता, मित्रता हुई। और अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है वो बड़ा ठोस होती है, चाहे हम कहीं रहे,
वो कहीं रहे ठोस रहती है। उसके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं, आज तक हम मित्र हैं और बने हुए हैं। कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके भाव अच्छे हैं। हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं भी थे, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो जाए। चाहते हैं लोग कि इंदिरा जी में और जयप्रकाश नारायण में मेल मिलाप हो जाए। तो मित्रों सुन लो, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वो इंदिरा जी हो चाहे कोई भी हो। हमें तो झगड़ा है सिर्फ नीतियों से, हमें सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होगा, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल्स गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वो कोई भी करे, मैं उसका विरोध करूंगा। अपनी अकल के मुताबिक हमेशा मैं गलत कामों का विरोध करूंगा। हम लोग इनकी तरह नौजवान थे उस जमाने में, लेकिन यह जरूरत होती थी हम लोगों को कि बापू के सामने भी हम कहते थे कि बापू हम आपकी बात ये नहीं मानेंगे। हम सामने बोल दिया करते थे। नारायण जी कहते हैं कि हम उनके मुंह पे बोल दिया करते थे कि बापू हम आपकी बात नहीं मानते हैं। और बापू में इतनी महत्ता थी, महानता भी थी कि यार वो बुरा नहीं मानते थे, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे, समझाते भी थे। तो मैं उनकी आलोचना भी किया हूं। मैं उस जमाने में मैं घोर मार्क्सवादी था, बाद में मैं लोकतांत्रिक समाजवादी बना। किंतु बापू के मृत्यु के बाद कई वर्षों के बाद 1954 में मैं सर्वोदय में आया। गया बिहार में जवाहरलाल जी थे, एक बड़े भाई थे, मैं उनको भाई कहता था। उनका बड़ा स्नेह था हमारे ऊपर। पता नहीं क्यों मुझे वो बड़ा मानते थे जवाहरलाल नेहरू जी। मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, लेकिन उनकी कटु आलोचना भी मैं कर देता था। उनमें भी बड़प्पन था। अक्सर तो उन्होंने हमारी आलोचनाओं का बुरा कभी माना ही नहीं। मैं शिकायत कर दिया था उनका, लेकिन वो कभी बुरा नहीं मानते थे। ये भी उनकी महानता है। लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैं बयान दिया, मैं मानता हूं कि बहुत सख्त भाषा का मैं प्रयोग किया था, उस पर वो बड़ी नाराज हो गए थे जवाहरलाल नेहरू जी। लाल बहादुर जी ने कश्मीर के मामले में कुछ किया, मैंने उनकी भी आलोचना की, उनको ताड़ दिया कि ये आपने बहुत गलत काम किया, इससे कश्मीर के सवाल को हल करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। थोड़े ही दिनों में 18 महीनों में वो चल बसे। देश का दुर्भाग्य है। इंदिरा जी से मेरे मतभेद हैं, वे जवाहरलाल नेहरू जी के साथ जो मतभेद थे उनसे कहीं ज्यादा गंभीर और सीरियस है। इंदिरा जी से जो मेरा मतभेद है ना, वो जवाहरलाल जी से ज्यादा ही सीरियस है। जवाहरलाल जी से परराष्ट्र नीतियों के संबंध में, स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामले में मतभेद था। देखिए यहां पर जयप्रकाश नारायण जी अपने कुछ व्यक्तिगत विचारों को रख रहे हैं, व्यक्तिगत विचारों को रख रहे हैं कि किसके साथ उनका मतभेद था, किस मुद्दे पर था, इस तरीके का बात था। लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दिया तो उस धोखे के कारण उनके हृदय को ऐसी चोट लगी कि 2 बरस में चल गए, संभल नहीं सके। कौन? जवाहरलाल नेहरू जी। ऐसा घाव लगा जब चीन ने आक्रमण किया है? वह कभी उम्मीद नहीं करते थे, आशा नहीं करते थे कि चीन ऐसा करेगा। थोड़ी इनकी भी गलती थी, तो परराष्ट्र नीति के संबंध में हमारा उनसे भी मतभेद रहता था। अब एक बात और ले लीजिए जिसके चलते बहुत ज्यादा करप्शन राजनीति में है। आइए अब एक और बात ले लीजिए जिसके चलते सबसे ज्यादा करप्शन है राजनीति में। वह क्या है? तो वो है इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा। करोड़ों रुपए वो चुनाव पे कहां से खर्च करेंगे भाई? एक तरफ कहते हैं गरीबी हटाओ, इस तरीके का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे, और सब रुपया ब्लैक मार्केटियर लोगों से आप इकट्ठा करेंगे। अनअकाउंटेड मनी, करोड़ों रुपए जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आज से नहीं, बरसों से मैं पुकार रहा हूं कि भाई इस चुनाव की पद्धति में परिवर्तन लाना पड़ेगा, परिवर्तन लाना चाहिए, चुनाव के खर्च को कम करना चाहिए। अगर चाहते हैं आप कि गरीब उम्मीदवार भी खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार भी खड़ा हो सके, किसान भी खड़ा हो सके, गरीब पार्टी जो गरीब की पार्टी है वह अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके, लेकिन सुनता है कहां? कोई नहीं सुनता हमारी इन बातों को। प्रेस रिपोर्टों से पता चलता है कि इस आंदोलन के द्वारा मैं दल विहीन लोकतंत्र का स्थापना करना चाहता हूं। अरे बाप रे, क्या क्या सोच लिया आप लोग। दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है, और उस विचार का प्रचार पिछले वर्षों से मैं करता रहा हूं।
और ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके, मैं इसका भी कोशिश करता रहा हूं। परंतु वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैंने दल विहीन लोकतंत्र का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन यह भ्रम फैलाया गया है, यह भ्रांति फैलाई गई है? जहां तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरी या किसी अन्य की छात्रों की, न विपक्षी राजनीतिक दलों की, न सर्वोदय सेवकों की यह कल्पना है कि इसमें से दल विहीन लोकतंत्र पैदा होगा, विधानसभा का विघटन हो जाएगा, तो 6 महीने या वर्ष भर में फिर चुनाव होंगे जो वर्तमान कानून या चुनाव की प्रणाली के अनुसार होंगे। विधानसभा के विघटन से संभावना तो यही है कि वर्तमान कानून तथा नियम आदि के अंतर्गत ही पुनर्निर्वाचन होगा। इसलिए प्रश्न उठता है, जैसा कि पिछले सप्ताहों में कई बार उठा भी है, कि उस हालत में विधानसभा के विघटन का क्या लाभ होगा। मुझे खेद है, अफसोस है कि इसका उत्तर पिछले दिनों मैंने बार बार दिया है, पर इसको समझने की कोई भी थोड़ा कोशिश नहीं किया है। इसलिए बार बार मुझसे यह सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं। मेरा अपना विकल्प चूंकि नए ढंग का है, जो घिसे पीटे राजनीतिक चिंतकों से बड़ा अलग है, इसलिए वह लोगों को समझ में नहीं आता है। सब तो चपलूसवा है, सब तो कहां से समझेगा, समझने की कोशिश ही नहीं करता। अगर मैं यह कह दूं कि मेरा विकल्प यह है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष में एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा, तो सब आके मेरी बात समझ कर लेगा, सब बातों को समझ भी जाएगा। लेकिन अगर मैं ये बात ना बोलूं तो लेकिन जब मैं कोई नई बात कहता हूं तो ये लोग उनकी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो क्या मेरा कहना संक्षेप में यह है कि आज की परिस्थिति में आम जनता को, आम मतदाता को केवल इतना अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान करे, परंतु मतदान की प्रक्रिया न तो स्वच्छ है, न स्वतंत्र है, न उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ होता है, और न चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधि पर उनका कोई अंकुश होता है। मैं इन दोनों कमियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूं। कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी की चुनाव प्रक्रिया को सुधार करना बहुत जरूरी है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। क्या मतदाता सिर्फ अपना चुनाव दे दे? विधायक जी अगले 5 साल बाद, चाहे मुखिया जी, जो भी सरपंच जो भी है, कहीं का भी हो, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन अच्छों के बाद जो अच्छे नहीं है उनका क्या है भाई? 5 साल पे। चाची नमस्कार, ध्यान रखे कोई चाची। अरे हाँ, बालो 4-5 आदमी पीछे खड़ा है। माने 5 साल पे दोनों हाथवा के 5 अंगुलियां ऐसे सटा लेना, हाथ जोड़ लेना है। 5 साल में 2-4-5 दिन घूम देवे पूरा एरिया में, अपन जितना अपन क्षेत्र बानू चुनाव के, पूरा स्कॉर्पियो में बढ़िया BMW कार में घूम देना है। घूम कर जाके चाची प्रणाम, चाचा ध्यान रखे कहू, चाचा एकदम राउर काम हो जाये। अरे नोट करो चाचा के नली देख नहीं बना, तो चाची कहते रहे कि देखी ना हमारा भी वृद्धा पेंशन ना अभी पास। अरे नोट करो जल्दी है, नोट करिए, इस बार चाची का वृद्धा पेंशन हो जाना चाहिए। पूरा गांव के लोग हाई हो गई, नाली नाला पानी टंकी दुनिया टंकी, कल दे दा, नल दे दा, सब नोट हो गया। एकदम चिंता ना चाची, अब की बार पक्का हुई। विधायक जी मुखिया जी जीत के गई। ओकरा बाद तारस भेंट भइल, ओकरा बाद तो फोन करब तो डायरेक्ट दिल्ली ऑफिस में बढ़े। अभी फोन रखिए, अभी दिल्ली है, अभी एकदम अभी सामने बैठे हैं ऑफिस में, अभी बात कर रहे हैं। क्या माहौल बनाया गया है। लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं हैं, सभी लोग ऐसे नहीं हैं। मैं बहुत प्रसन्न हुआ था, यूट्यूब पर एक विपिन सर का मैं वीडियो देखा था, बड़ा अच्छा लगा कि ये मुखिया उम्मीदवार बने और मतलब जीते भी। बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ऐसे लोग अगर सामने आते हैं तो जन कल्याण निश्चय ही होगा, शिक्षा का विस्तार निश्चय ही होगा, और वो क्षेत्र पूरा विकास करेगा। मैथ मस्ती वाले विपिन सर, बड़ा अच्छा लगा। ऐसे लोग अगर आए तो समाज बहुत तेजी से ग्रो करेगा, विकास करेगा। पर बड़ी दुर्भाग्य होता है ऐसा आना, क्योंकि सब जगह यही चीज चल रहा है ना, और दोनों तरफ से है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें नेता लोग की ही गलती है, जनता की भी कुछ गलती है। जनता चीजों को समझ नहीं पाती है। रातों रात वोट बैंक बदलता है। रात में मैं गांव में साड़ी टिकुली से नूर एकदम बटा गिल कही बताता खातिर भाई तो फलाना दिल्ली बड़े 500 रुपया, हर साड़ी के नीचे 500 रुपया है, फलना बटन पर दबावे के बाद है। आज जहां शराब की बंदी नहीं है वहां पर क्या स्थिति हो गया है? जहां शराब की बंदी तो नाम क्या है,
रात में जब मार लिया ना तो वो क्या करेगा, बीवियों को मारेगा 2 थप्पड़, 12 थप्पड़ जाए ना जेबू एने उन्हें मत भटका एकदम है ज्यादा तो साड़ी आई बता रखा थे 12:30 2 थप्पड़ जाए उन्हें भटक ये बटन दबावे के बाद क्या होगा इसका, क्या होगा है? मतलब क्या माहौल है। और यही चीज को बदलना चाहते थे जयप्रकाश नारायण जी। विपिन सर जैसे अगर कई लोग अगर आते हैं जो शिक्षित हो, जो असली जमीन से जुड़ करके शिक्षा को दूर करे, यहाँ के लोगों की परेशानी को समझे, पहले समझे, कोई लिस्टेड करे कि हाँ यहाँ पर ये परेशानी है, वो कितना अच्छे से चीजों को देख रहे हैं। कितना मजा आएगा जब पूरे बिहार में ही नहीं पूरे भारतवर्ष की हम बात कर रहे हैं, हर जगह पर इसी तरीके का व्यवस्था चलने लगे तो मजा आ जाएगा ना। अभी एक पांच पी के आए 12 दूध थप्पड़ जहां इन्होंने बटन दबाई था जाकर टिपे 3 नंबर पर 12 टीजो बड़ी मार मारेंगे। क्या कहिएगा ऐसे चुनाव की प्रक्रिया को, ऐसी चुनावी प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? तो भाई यही है, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मैं इन कमियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूं। अपना देश पिछड़ा हुआ है भाई, इसलिए बावजूद इसके कि हम लोग ने लोकतंत्र की स्थापना की है, विकसित देशों के लोकतांत्रिक समाज में जो प्रतिभावी शक्तियां यानी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियां होती है, जनमत का जो प्रबल प्रभाव प्रतिनिधियों पर निरंतर पड़ता है, जो स्वतंत्र साहसी प्रेस पत्र पत्रिकाओं के रोल होते हैं, शिक्षित समुदाय का जो वैचारिक और नैतिक असर होता है, इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी जनता और शासन के बीच की संरचना का ये बड़ा अभाव है यार। यही चीज बदलना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र सिर्फ नाम का लोकतंत्र है। इस पूरी अंतरिम संरचना का इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तो एक दिन में नहीं हो सकता, लेकिन इस पर अगर काम किया जाए तो धीरे धीरे चीजें संभल जाएंगी। होता क्या है भाई, इसके अभाव में आम जनता या मतदाता मतदान के सिवा कोई भी पार्ट अदा नहीं कर सकता है। उसका वोट का दिन आया तो जाके सिर्फ वोट देके चला आता है। क्या इसको अधिकार नहीं, क्या इसको अधिकार नहीं कि जब मंत्री विधायक जी जो भी लोग बन गए वो तो निरंकुश हो जाते हैं, वो स्वतंत्र हो जाते हैं। जिस दिन जीत गए उनकी पार्टी चलना स्टार्ट हो गई, वो मजे में है। कहां गई हमारी जनता? आपके दुख पर आपके दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते हैं या फिर आपसे संपर्क नहीं कर पाते हैं, विलंब से ही सही। उनको क्या कहेंगे? हम ये नहीं कहेंगे कि वो आपके घर घर घूमे, नहीं 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 नहीं, आपकी चीजों को, वहां की क्षेत्रीय समस्याओं को जो ना समझे, जो आदमी ये सोचे कि मैं वोट जीत गया, मैं चुनाव जीत गया, मेरे ऊपर कोई अंकुश नहीं है, नहीं, ये नहीं, अंकुश होना चाहिए, अंकुश होना चाहिए। जनता का किसी प्रकार का उन पर अंकुश नहीं रहता है, सिवाय इस भय के कि अगले चुनाव में जनता यदि चाहे तो मुझे वोट नहीं दे, परंतु यह भय रुपया, जाति, बल प्रयोग, भैया भैया हैं पंडित जी हो न, हम पंडित जी हैं, ध्यान रखिए एकदम, बाबू साहब हैं, हम बाबू साहब भाई, एकदम ध्यान रखे भाई, अपन जाति भाई के बात बा। माहौल ऐसा बन गया है यार, जातिवाद के चुनाव को बदला जा रहा है। शिक्षा का अभाव है, जहां पर ऐसे लोग गेम खेल रहे हैं जाति पर, रुपया पर, दे दिया पैसा, पैसा छींट दिया, बेटर रहे सब, दम लूट रहा है पैसा। फलना नेता आई रहा है, बड़ी पैसा दे बड़े, कितना पैसा मिलल बा? तो 500 2000 जाके में वोट दे, फिर से करप्शन आ गया, फिर से करप्शन आ गया। चूंकि प्रदेश के छात्र, युवक और सर्वसाधारण जनता जागृत हो गई है, अब नहीं चलेगा, वो आगे बढ़ रही है और कुछ नया चाहती है। वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। अतः इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहूंगा कि आज जो असंगठित जनता है उसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सही आदमी का चुनाव कर सके तथा चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधि के आचरण पर यथासंभव अंकुश रख सके। यह होना चाहिए कि हमारे जो प्रतिनिधि जी जीत के आए हैं उन पर उनका अंकुश रहे। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव है, सुनिए। एक तो यह कि विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष या जन संघर्ष समितियां मिल करके आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करे, अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाए उनमें से किसी को मान्य करे। यदि इन समितियों के बीच आम राय नहीं होती है तो हम कोई ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे आपस में फूटे हुए बगैर, बिना फूटे
समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेंगी या किसी एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकेंगे, ये हम लोग विचार कर लेंगे, पूरी समिति सदस्य से विचार करेंगे। इस प्रकार के चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी जनता और छात्रों की संघर्ष समितियां उम्मीदवार के चयन में अपना पूरा रोल अदा करेंगी। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो भी उम्मीदवार चुनाव क्षेत्र से जीतेगा उसके भावी कार्यक्रम पर कड़ी निगरानी रखने का काम ये टीम करेगी। उन जीत गए तो क्या जीत के चले जाएंगे, BMW में बैठ के ब्यूटी पार्लर खोल जीबा ना, होटल चलाइएगा, रेस्टोरेंट, वो सब आपको क्षेत्रीय कार्य के लिए प्रतिनिधि बनाया गया। आप यहाँ के मुखिया बने, जो भी प्रतिनिधि बने हैं, आपके कार्यों पर, भावी कार्यों पर कड़ी निगरानी रखने का काम संघर्ष समिति करेंगी। और अगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो इस्तीफा देना पड़ जाएगा उनको, ये निरंकुश रहेगा तब तो। इस प्रकार से जनता का अंकुश इन लोगों के ऊपर होना चाहिए, है ना, तब तो ये स्वतंत्र पूरी तरह से नहीं रह पाएंगे और चीजों को समझेंगे, काम करेंगे। इस सिलसिले में एक बात और स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो संघर्ष समितियां छात्रों की या जनता की बन गई है या बनी रही है, उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं, बल्कि और भी इनकी काम रहेंगी। उनका काम तो समाज के हर अन्याय, हर अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का काम है, क्योंकि नाम ही है संघर्ष समिति। केवल शासन से, केवल प्रतिनिधि से ही नहीं, पूरे समाज में, उस क्षेत्र के अंदर जो भी जहां पर अन्याय हो रहा है, जहां पर अनीति है, उसका विरोध करना इनका काम है। गांव के छोटे मोटे जो अफसर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, अफसर लोग होते हैं, चाहे वो पुलिस के हो चाहे कोई भी हो, जो घुसखोरी चलती है ना, उसके खिलाफ संघर्ष करना इनका काम है। साथ साथ जिन बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियां कर लिए है, ये हमारा खेत है, ये हमारा खेत है, बंदूक के बल पे जमीन हथिया लिए हैं, अरे ये सब नहीं चलेगा। इन सब का भी विरोध करेंगी हमारी संघर्ष समितियां। इन सारी सिस्टम को दुरुस्त करने का काम करना पड़ेगा। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, मेरी कल्पना है कि ये समितियां उन अन्यायों को रोकेंगी। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, उनको रोकना इनका फर्ज है। इस प्रकार से जनता की या छात्रों की ये निर्दलीय संघर्ष समितियां अस्थायी रूप से कायम रहेंगी और केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, नैतिक क्रांति के लिए या संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेंगी। चलो बच्चों, आपने जयप्रकाश नारायण जी की ये क्रांतिकारी विचार, संपूर्ण क्रांति संभाषण आपने सुन लिया, और इसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बनेंगे वो आपको मैं नोट करवा दिया हूं। पढ़िएगा, सुनिएगा, दोगुना तेगुना स्पीड करके सुन लेना। अगले सेशन में ऑब्जेक्टिव और इसका क्वेश्चन आंसर करा देंगे। मजे से पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, संस्कारी बनो, अनुशासित बनो, माता पिता और बड़ों का आदर करते रहो। फिर मिलेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच। जी हाँ, प्लीज अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना स्नेह हमको बरसा दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा, और प्लीज एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। बस इतना ही आपसे हमारी उम्मीद रहती है। लव यू, ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों। कमेंट करना जरूर, क्योंकि आप हमारे मोटिवेशन के सबसे बड़े स्रोत हैं। हमें मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलती है, तो प्लीज हमें मोटिवेट करें कमेंट सेक्शन में जाकर, और लगातार अपना स्नेह बरसाते रहिए सब्सक्राइब बटन दबाकर। थैंक यू सो मच बच्चों, गुड नाइट एवरीवन। फिर मिलते हैं जल्द, अगले क्लास में इंतजार रहेगा आप सभी का। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।